हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए टॉप प्रश्नों का कलेक्शन। तो चलिए जानते हैं इसका सॉल्यूशन, वो भी एकदम आसान भाषा में। बढ़ेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर। इनमें से किसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है? ऑप्शन ए है आजोला, बी में है नील हरित शैवाल, सी में है अल्फा अल्फा और ऑप्शन डी में है कि ए और बी दोनों। तो जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है वो होता है आजोला और नील हरित शैवाल दोनों का। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। पहला प्रश्न तो यही हो गया कि आजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। और ये अजोला जो है एक तैरती हुई फर्न है और ये शैवाल से मिलती जुलती है। और ये उगाई कहाँ जाती है? आजोला, कुछ लोग नाम नहीं सुने होंगे शायद। तो आजोला जो है धान के खेत या फिर क्या कहता है उथले पानी में उगाया जाता है। उथले पानी में क्या होता है? उगाया जाता है। तो ये एक पॉइंट इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं बात करें, ये एक जैव उर्वरक है। इससे होता क्या है कि यह धान की उपज को बढ़ाता है। फिर मछली हो गया, कुक्कुट हो गया, पशुओं के चारा के काम में भी आता है। कौन? आजोला। और आजोला जो है दुधारू पशुओं को खिलाने से उनका क्या करता है? दूध उत्पादन बढ़ जाता है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है साइंस का। ऐसे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं। वहीं बात करें नील हरित शैवाल की, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन औगीकरण करके फसलों को क्या करवाता है? नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। कौन? तो नील हरित शैवाल ये क्या करवाता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकरण करके फसलों को क्या करता है? नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। फसलों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। तो ये पॉइंट आप लोग को भी साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए बढ़ना है। वही बात करें अगर अल्फा अल्फा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो ये मटर परिवार के अंतर्गत आता है। यानी कि मटर परिवार का फूल देने वाला एक पौधा है। मटर से संबंधित फूल देने वाला क्या एक पौधा है। और इसका खेती मुख्य रूप से पशुओं के चारा के लिए किया जाता है। ठीक, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि किस पौधे से संबंधित है अल्फा अल्फा। तो मटर परिवार का फूल देने वाला ही क्या है? एक पौधा है। चलिए, ये तो हुआ हमारा पहला प्रश्न। अब बढ़ जाएंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। मोनोजाइट निम्न में से किसका अयस्क है? और ये आपको हम पढ़ा भी चुके हैं कि कौन कौन मुख्य अयस्क है, जो कि 12वें एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो ये जो है थोरियम का अयस्क है। कहाँ है थोरियम? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें कि मोनोजाइट जो है थोरियम के अलावा किसका किसका अयस्क है, तो वो इसमें ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे थोरियम था इसलिए यहाँ पे थोरियम आंसर हो गया। और मोनोजाइट जो है किसका किसका अयस्क हो जाता है? लेंथेनम। ध्यान रखिएगा, क्या? लेंथेनम। और एक ध्यान रख सकते हैं किसका? सेरियम। लेंथेनम और सेरियम का भी अयस्क है। कौन? मोनोजाइट ही। और ये एक लाल भूरा रंग का फॉस्फेट खनिज है। मोनोजाइट जो है ये लाल भूरा रंग का है। तो हो सके रंग ही पूछ दे तो क्यों पॉइंट को छोड़ना है। वहीं बात करें कि ये जो फॉस्फेट खनिज है इसमें दुर्लभ मुद्रा तत्व पाए जाते हैं, यानी कि दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं। वहीं बात करें मोनोजाइट की, तो इसमें थोरियम हो गया, लेंथेनम हो गया, सेरियम हो गया। उसके अलावा कुछ मात्रा में और क्या पाया जाता है? तो यूरेनियम भी पाया जाता है।
तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें थोरियम और यूरेनियम बहुत ही क्या है, रेडियोधर्मी तत्व है, जिसके क्षय से मोनोजाइट में हीलियम गैस पैदा हो सकती है या पैदा हो जाती है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और मोनोजाइट जो रेत है भारत मतलब मोनोजाइट युक्त जो रेत है भारत हो गया, माडागास्कर हो गया, दक्षिण अफ्रीका में ये सब अधिक मात्रा में मिलता है। और आपको पता ही है कि थोरियम का भंडार किस देश में सबसे ज़्यादा है, तो भारत में है, तो ये ध्यान रखिएगा। बात आ गई यहाँ पे जर्कोनियम का, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका अगर मुख्य अयस्क पूछ ले तो इसका भी जान लेते हैं। इसका जो मुख्य अयस्क है बेडेलाइट, क्या है, बेडेलाइट, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी तरह अगर टाइटेनियम का पूछ दे तो टाइटेनियम का जो प्रमुख अयस्क है इल्मेनाइट, इल्मेनाइट। सबको एक ही जगह पर कलेक्ट करके क्यों लिखवा देते हैं, ताकि आपके पास भी नोट्स अच्छे से तैयार हो जाए। और जहाँ तक कि लौह की बात आ गई कि इसका कौन सा मुख्य अयस्क है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है, इसका मुख्य अयस्क है। तो ये था दूसरा नंबर प्रश्न। अब बढ़ेंगे तीसरे नंबर की ओर। और अभी आपको साइंस के प्रश्न मिल रहे हैं, बाकी सारे विषय के प्रश्न मिलेंगे आपको। देखते ही होंगे थंबनेल में ही आप लोग का लगा हुआ है कि सारे विषय का जीके जीएस कराया जाता है। मिलान करने का आ गया है, वो भी लक्षण और प्राणी को मिलाना है। तो ए में है पंखहीन कीट, यानी कि जो पंखहीन कीट होते हैं वो किससे संबंधित हैं, तो ये है रजत मिनाब से। तो इसका हो जाएगा ए का 2। ठीक, रजत मिनाब यानी कि इसको सिल्वर फिश कहा जाता है। इंग्लिश में कुछ वर्ड इंग्लिश में ही ज़्यादा समझ में आते हैं, जैसे मिनाब का मतलब हो गया रजत हो गया, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों के लिए। यही सिल्वर फिश तुरंत समझ जाइएगा। तो रजत मिनाब का ही इंग्लिश हो गया सिल्वर फिश, और ये पंखहीन कीट का ही क्या है, एक उदाहरण है। ठीक, वहीं बात करें उड़ान रहित पक्षी में क्या हो जाएगा, तो उड़ान रहित पक्षी से संबंधित हो जाएगा 1 नंबर, जो कि है कीवी। तो ये ध्यान रखना। और कीवी है जो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से ये भी पूछा जाता है, तो ये न्यूजीलैंड में, कहाँ, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, कौन, कीवी। और ये उड़ने में असमर्थ पक्षी है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, उड़ान रहित पक्षी। वहीं बात करेंगे अपाद सरीसृप की, तो यह अपाद सरीसृप जो संबंधित है, ये है किससे संबंधित है, यह सर्प से। तो 4 नंबर हो जाएगा इसका। वहीं अगर बात कर ले, क्या कहता है, सर्प से ये जब संबंधित हो गया तो सर्प क्या होता है, सरीसृप होता है। किसके अंतर्गत आता है, तो सरीसृप के अंतर्गत आता है। और अब बच गया डी में फुफ्फुसहीन प्राणी, जो कि संबंधित है किससे, तो मत्स्य से। तो 3 नंबर हो जाएगा, और इसको करिएगा स्टार मार्क। ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। और मत्स्य में जो होता है फेफड़ा या फुफ्फुस नहीं होता है, किसमें, तो ये भी लिख सकते हैं कि इसमें फुफ्फुस नहीं होता है। ठीक, अब आ जाइए आज के अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का COP28 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ था। चूँकि करेंट अफेयर है तो 1 साल पीछे का ही पूछा जाता है, तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। पूछ रहा है कि जो COP28 2023 वाला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दुबई के, कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, यानी कि दुबई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है। चूँकि देखते होंगे क्वेश्चन की संख्या लंबा भी होता है, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट रहता है। एनटीपीसी का आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखा कीजिए। वहीं बात करें अगर इसका फुल फॉर्म का, तो जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये काफ़ी बार पूछा गया है इसका फुल फॉर्म।
तो ध्यान रखना है कि इस कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। ठीक, या इसका जो है कॉप 28 में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करने पर क्या कर दिया गया है, जोर दिया गया है। तो बस ये ध्यान रख सकते हैं। वहीं जो ये 2024 वाला होगा कॉप 28 का आयोजन, ये पूछ सकता है कि जो 2024 वाला होगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा बाकू का अजरबैजान में। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं 2024 वाले का भी। और यहाँ तक कि ये कॉप क्या हो जाएगा, कॉप 28 नहीं, ये कॉप 29 हो जाएगा, जो कि 2024 में होगा बाकू के अजरबैजान में। और जो कॉप 30 है वो भी डिसाइड हो चुका है कि ये 2025 वाला कहाँ आयोजन होगा इसका, तो ये होगा ब्राज़ील में। ठीक, चलिए अब बढ़ेंगे आज के 5वें नंबर प्रश्न की ओर। और इसी तरह का रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका कोई सुझाव हो, इस सेशन से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी, ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है चूँकि काफ़ी चर्चा में रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसकी शुरुआत वर्ष पूछा गया है जो कि मार्च 2021 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें कि इसकी औपचारिक शुरुआत जो हुई थी वो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75वें सप्ताह पहले नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये तो पता ही है आपको कैमा पर, तो ये भी पूछ सकता है। तो 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी, वर्षगांठ पर। और नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ से किया गया था, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च के हरी झंडी दिखाकर की गई थी। और आज़ादी का अमृत महोत्सव का अवधि का अगर बात कर ले तो ये 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक रहा था। ये अवधि हो गया इसका पूरा कि कब से कब तक रहा था। और आपको पता ही होगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रभाव को ही बढ़ाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान भी लॉन्च किया गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा अभियान लॉन्च किया गया था, तो हर घर तिरंगा अभियान। और करेंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग को हर महीने का टॉप 50 प्रश्न पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया जाता है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, कौन सा झील राजस्थान में स्थित है। तो जो राजस्थान में स्थित है इनमें से वो है डिडवाना झील। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब और कुछ महत्वपूर्ण झील का जान लेते हैं। आपको भारत के महत्वपूर्ण झील भी पढ़ाया हुआ है टॉपिक वाइज सेशन में, बेसिक रूप से डिटेल के साथ। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, पढ़ाया हुआ है। तो डिडवाना झील कहाँ हो गया, राजस्थान में। ठीक, उसी तरह कुछ इम्पॉर्टेंट झील है जो आपको बता देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो पूछा जाता है लोकटक झील, जो सबसे ज़्यादा पूछा हुआ प्रश्न है कि ये है कहाँ, तो लोकटक झील मणिपुर में। ठीक, उसी तरह पूछा गया है सबसे ज़्यादा क्या, डल झील हो गया, बुलर झील हो गया, बेरीनाग झील हो गया, ये सब कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। और ये सब इतना बार रिपीटेड हुआ है हर एग्ज़ाम में कि इसलिए ये इम्पोर्टेंट अपने आप में बन जाता है। वहीं बात करें, ध्यान रख सकते हैं सलीम अली सरोवर झील, जो कि यहाँ पर दिया हुआ ही है। और लोनार झील, एक लोनार झील भी ध्यान रख लीजिए। ये दोनों संबंधित है कहाँ से, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, सलीम अली सरोवर झील और लोनार झील। वहीं बात कर लेंगे कि भीमताल झील कहाँ है।
तो भीमताल झील है ये उत्तराखंड में। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। और अब कौन बच गया? हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील है ये कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट झील है जिसका कलेक्शन आपको एक ही के पास दे दिया गया। अब आ जाइए आज के 7वें नंबर प्रश्न की ओर। कच्चा तीबू द्वीप कहाँ है? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है भारत श्रीलंका के बीच है, भारत मालदीव के बीच है, या फिर भारत म्यांमार के बीच है, या फिर भारत बांग्लादेश के बीच है। तो जो कच्चा तीबू द्वीप है ये भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें कि यह द्वीप जो है भारत श्रीलंका के बीच तो है ही, श्रीलंका का इस तरह से लिख सकते हैं कि श्रीलंका का नेदुन थीव, नेदुन थीव, और यही सब नाम दे दिया जाता है एग्जाम में और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछ दिया है। भारत के रामेश्वरम के बीच स्थित है। हो सके स्थल का ही पूछ दे तो हर रूप से याद करके जाना है, स्थित है। ठीक। वहीं बात करें तो यह वर्ष 1974 और 76 में भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच हुए समझौतों के माध्यम से ही कच्चा तीबू द्वीप को श्रीलंका के सौंपा गया था। ठीक। तो बस इसमें इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए आज के 8वें नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से कौन पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है? तो ऑप्शन में देखते हैं, वेलिकोंडा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी और सेवराव की पहाड़ी। तो इनमें से जो तमिलनाडु में स्थित है वो कौन सा है? तो ये है सेवराव पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वहीं बात कर लें, ये जो वेलिकोंडा पहाड़ी हो गया, नगारी पहाड़ी हो गया, ये सब पूर्वी घाटियों की पहाड़ी में सम्मिलित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों कहाँ है? वेलिकोंडा पहाड़ी और नगारी पहाड़ी, ये सब जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक। वहीं और क्या यहाँ पर पॉइंट जान सकते हैं कि सेवराय पहाड़ी है, जो सेवराय पहाड़ी है ये पूर्वी घाट का भाग है। ये भी तो पूछ सकता है कि पूर्वी का है या फिर पश्चिमी का है। तो ये पूर्वी घाट का भाग है सेवराव पहाड़ी। और पूर्वी घाट की पहाड़ी में सेवराव पहाड़ी तो जान ही गए हैं, कुछ और पहाड़ी का नाम ध्यान रख सकते हैं। पंचमलाई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी। ठीक। जो पूछा गया है एग्जाम में, एक सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है जवादी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी। ठीक। और कौन सा? एक सिरुमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी। ये सब तमिलनाडु में ही स्थित है। तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 9वां नंबर प्रश्न। जिस हिसाब से हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप ही लोग बताइए क्या कमी रह जा रहा है, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपको रेगुलर सेशन मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कराया जाता है, बेसिक रूप से समझा के। ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष हमसे पूछा गया है। तो ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न भी है। इसका स्थापना वर्ष है 1954। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं ललित कला अकादमी की अगर बात करें तो ये भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में एक सर्वोत्तम सांस्कृतिक संस्था है। इस संस्था का जो पूरा खर्च है कौन उठाता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय उठाता है। संस्कृति मंत्रालय इसका पूरा खर्चा उठाता है। इसका उद्देश्य यही है कि आधुनिक हो गया या फिर समसामयिक भारतीय कला की जो समझ हो गई उसको बढ़ावा देना है, जिससे कि स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का क्या हो सके, मनोरंजन हो सके। तो बस इसमें इसका भी ध्यान रखिएगा, इसका खर्चा कौन देता है वो ध्यान रख सकते हैं। बढ़ेंगे
आज के अब 10वें प्रश्न की ओर देखेंगे। हमारा 10वां प्रश्न क्या है। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य का है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको एक लोक नृत्य या फिर मेला महोत्सव ये सब से प्रश्न मिलता ही रहता है, और ऐसा नाम रहेगा जो सुने भी नहीं होंगे, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान देना ही है। पंडवानी लोक नृत्य का जो संबंध है ये है छत्तीसगढ़ से। तो कहाँ है छत्तीसगढ़? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वहीं छत्तीसगढ़ का जो कुछ और पूछा जाता है, एक तो क्या हो गया, पंडवानी जान ही गए, साथ ही साथ जो बार बार रिपीटेड हुआ है उसमें से कुछ ध्यान रख सकते हैं। राउत नाचा, कौन सा लोक नृत्य? तो नाचा यानी नृत्य, तो लगा हुआ है राउत नाचा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का ही। एक ध्यान और रख सकते हैं, चंदेनी, चंदेनी, ठीक, तो ये ध्यान रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, जैसे कि बाउल लोक नृत्य, और एक जो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से संबंधित पूछा गया है, यात्रा नृत्य, यात्रा नृत्य, ठीक। वहीं बात करें उत्तराखंड का, कि उत्तराखंड का जो लोक नृत्य है वो कौन कौन सा पूछा जाता है। तो उत्तराखंड में आप ध्यान रख सकते हैं चांचरी, क्या ध्यान रख सकते हैं? चांचरी, चौफला, हारुल। बताइए, कुछ लोग ये सब नाम भी नहीं सुने होंगे, इतना तो हमको पता है। तो और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में मिल जाएंगे तो क्या करिएगा आप लोग, इसीलिए आप लोग को कहते हैं नोट डाउन करिए, रिवीजन में आसानी होगा। वहीं गोवा की बात करें तो गोवा का जो मुख्य नृत्य लोक नृत्य में जो पूछा जाता है, मांडो, गोवा का क्या हो जाएगा? एक मांडो, ध्यान रखना है। ये नहीं बोल रहे हैं कि और होता ही नहीं है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य है, जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं उसको बताया जा रहा है। मांडो हो गया, एक देखनी हो गया, ठीक। चलिए, हो गया 10 नंबर कंप्लीट। अब बढ़ेंगे 11वें नंबर की ओर। 11वां नंबर हमारा प्रश्न है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से ये एक प्रश्न है। तो इसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। तो कहाँ है? JL नेहरू। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये ईस्वी भी ध्यान रखना है, क्या? तो 1938 में। और कौन सी समिति? तो राष्ट्रीय योजना समिति। जबकि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो है, इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए, और उसके बाद देश का जो भी आर्थिक समस्या से संबंधित सभी पहलू था उसका अध्ययन किए, और उसके बाद इस समिति का अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया था। तो ये पॉइंट इसमें बस आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं बढ़ेंगे आज के 12वें नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा 12वां नंबर प्रश्न क्या है। 12वां नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने वाला सख्ती का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 213। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 213 में कहा गया है कि विधानमंडल के विश्वासित काल में जब राज्यपाल को यह आभास हो कि किसी कार्रवाई के लिए नियम की आवश्यकता है जो कि उपलब्ध नहीं है, तो वो ऐसा अध्यादेश जारी कर सकेंगे, ठीक। और इसके तहत जो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश होता है वही शक्ति और प्रभाव होता है। और क्या जान सकते हैं? हाँ, एक प्रश्न अनुच्छेद 123 है जो यहाँ पर इससे जान सकते हैं क्या? तो इसमें क्या उल्लेख है? राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि वहाँ पर 123 होगा या फिर 213 होगा।
तो जब राष्ट्रपति द्वारा रहेगा तो 123 होगा, राज्यपाल द्वारा रहेगा तो 213 होगा। ठीक, अब आ जाइए आज के 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 में क्या है देख ही लेते हैं। बाकी इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। डेली आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति में शामिल किया जाएगा, ये प्रश्न है। तो जब 3 लाख से अधिक हो गया तो सरकार द्वारा क्या किया जाता है, वार्ड समिति का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, वहीं बात करें कि वार्ड समिति का सृजन एक या एक से अधिक वार्ड मिलकर बनाया जा सकता है, और ये वार्ड समिति है जो नगर पालिका में बनाया जाता है और वहाँ आबादी 3 लाख या फिर उससे अधिक हो। तो यही तो हमसे पूछा ही गया था। ठीक, और राज्य विधानसभा को वार्ड समिति या फिर अतिरिक्त वार्ड समिति बनाने का अधिकार है। तो ये किसको अधिकार है, तो राज्य विधानसभा को, राज्य विधानसभा को ही ये अधिकार है। ठीक, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ जाएंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 14 नंबर प्रश्न, और सारे विषय का कराया जा रहा है, रेगुलर है। जो भी RRB NTPC का फॉर्म भरे हैं वो लोग तो इस वीडियो को मिस ही ना करें। हम तो कहेंगे जो भी तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन का, चाहे आप वो BPSC 17वीं दीजिए, चाहे बिहार SSC दीजिए, बिहार दरोगा दीजिए, किसी भी कंपटीशन से संबंधित SSC का कोई एग्ज़ाम दीजिए, GK GS तो सबका सेम ही रहेगा ना। अकबर है जो अकबर ही रहेगा हर जगह, बाबर है तो बाबर ही रहेगा। तो हर कोई वीडियो देख सकते हैं। वहीं 14 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के नए ध्वज का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ये जो नया प्रतीक चिन्ह है यतो धर्मतो जय कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यतो धर्मस्ततो जय। चूँकि ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने ही सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। और ये करेंट अफेयर की दृष्टि से प्रश्न बनेगा इम्पोर्टेंट, और प्लस पॉलिटी के हिसाब से भी, तो दोनों रूप से आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात करेंगे यतो धर्मस्ततो जय का अर्थ क्या होता है, तो जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ये इसका अर्थ है। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, तो अर्थ भी ध्यान रख सकते हैं। और जबकि उच्चतम न्यायालय का इससे पूर्व जो आदर्श वाक्य था, पूर्व में वो क्या था, सत्यमेव जयते। तो अगर आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि पूर्व में आदर्श वाक्य क्या था, तो सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको परिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको परिषद से लिया गया है। ठीक, चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 15 नंबर प्रश्न। अब आ गया है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम हमसे पूछा गया है, तो अंतिम शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कुतुबुद्दीन मुबारक। वहीं बात कर ले कि इसका शासनकाल 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। और ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक था अपना एक मंत्री खुसरव के प्रभाव में था। देखिए ऑप्शन ए में खुसरव शाह है ना, तो ये भी पूछ सकता है कि किस मंत्री के प्रभाव में था, तो खुसरव शाह इसका एक मंत्री था, उसी के प्रभाव में था। और मंत्री खुसरव ही कुतुबुद्दीन मुबारक को मारकर फिर दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठ गया था। सोच लीजिए, अपना ही राजा को मार के क्या हुआ, बैठ गया। वहीं बात करें अगर खुसरव शाह का, तो एकमात्र भारतीय मुसलमान था जो सुल्तान दिल्ली सल्तनत में बना था। वह हिंदू था जो क्या क्या था, इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। तो ये सब लिखना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि कौन था अंतिम शासक।
चलिए अब आ जाइए आज के 16 नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे 16 नंबर प्रश्न क्या है। और हाँ, यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि द 10 मिनट शो भी आप ही लोग के लिए एक शुरू किया गया है, जिसमें 10 मिनट के अंदर आपको कोई एक टॉपिक कवर करवाया जाता है। जो भी उससे इम्पोर्टेंट बिंदु आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो कराया जाता है। अभी उसमें मुगल वंश चल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ वो 10 मिनट वाला वीडियो देखा कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। बढ़ेंगे 16 नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से कौन लड़ाई अंग्रेज़ों की सिंध विलय अभियान से संबंधित है? तो ये संबंधित है मियानी की लड़ाई, हैदराबाद की लड़ाई, यानी कि दोनों, ए और बी दोनों। चूँकि पूछा क्या जाता है क्वेश्चन और भी कि किसके शासन काल में क्या हुआ था, सिंध का विलय हो गया था, किस गवर्नर जनरल के शासन काल में? तो लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो। और कब? तो 1843 में। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है। और किसके नेतृत्व में हुआ था ये भी पूछा गया है। तो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक, तो इसमें बस ये 1-2 पॉइंट ध्यान रखना है। और मियानी युद्ध की विजय के बाद ही नेपियर ने क्या किया था, सिंध अभियान को बढ़ाते हुए मार्च में जाके 1843 में हैदराबाद पर अधिकार कर लिया था। ठीक, अब आ जाएंगे आज के 17 नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं 17 में कोई खतरा तो नहीं है। नहीं, कोई खतरा नहीं रहेगा। आप लोग को पढ़ने से मतलब है, तो खतरा क्या रहेगा यहाँ। 1931 में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ये हमसे पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ठीक, तो ये जो थे कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने किया था? बारदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी जी के द्वारा करवाया गया था, दिया गया था। वहीं अगर बात कर लेते हैं इनसे संबंधित, ये तो हो ही गया 1931 का इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। और ये जो अधिवेशन हुआ था 1931 वाला, ये कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। और आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं, तो इसीलिए बोलते हैं आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक तो करिए, हर चीज़ पढ़ाया हुआ है। वहीं बात करें कि 1931 का जो ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसी में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1931 का कराची अधिवेशन में ही पारित हुआ था। ठीक, तो बस ये पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लेना है। अब आ जाएंगे आज के 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 आ गया है, स्वाली का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? तो स्वाली का युद्ध हुआ था गुजरात का क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें स्वाली का युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1612 ईस्वी में। क्या हुआ था? स्वाली का युद्ध। और वहीं बात करें तो ये स्वाली का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? तो पुर्तगाली और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था। ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था स्वाली का युद्ध। और इसमें वर्चस्व का युद्ध था इस क्षेत्र में। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो पुर्तगाली हार गया था और अंग्रेज जीत गया था, यानी कि ब्रिटिश की जीत हुई थी और पुर्तगाली की हार हुई थी। इसी युद्ध का जो परिणाम हुआ उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजी शक्ति की उपस्थिति को स्थापित किया गया और पुर्तगाली शक्ति को सूरत से बाहर कर दिया गया था, चूँकि बुरी तरह से पुर्तगाली को पराजित कर दिया गया था। ठीक, चलिए
अब आ जाएंगे आज के 19वें नंबर प्रश्न की ओर। लेकिन आपको पता है कि 19वें नंबर पर जाने से पहले जो आप लोग के लिए 3 प्रश्न डेली पूछे जाते हैं उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना रहता है। तो आज का पहला प्रश्न है आपके लिए क्या कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, और वही प्रश्न आपसे पूछा जाता है जो कि आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। दूसरा प्रश्न है आज का आपके लिए कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, ये है दूसरा प्रश्न। और रिक्वेस्ट रहेगा सारे लोग आंसर दिया करें। तीसरा प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना वर्ष आपको बताना है, ठीक। और आगे बढ़ने से पहले आंसर भी बताते हैं जो कि आपको कल के सेशन में पूछा गया था। तो कल का पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था क्या पूछे थे, हाँ, प्यासी भूमि का देश किससे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को, ये पूछा गया था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था, तो पंडिता रमाबाई ने। किसने, पंडिता रमाबाई ने। तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो कोशिका। तो डेली प्रश्न पूछे जाते हैं और आंसर भी बताए जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर दबा के करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा। देखिएगा जो पॉइंट आपको बताया जाता है ना वहीं से मिलेगा। मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ये पूछा गया है। मुद्रास्फीति को अगर नियंत्रित करना है तो इसके अंतर्गत आता है निजी व्यय को कम करना, गैर विकासात्मक सरकारी व्यय में कमी करना और घाटा का वित्तपोषण से बचना है। इसी के ये तीनों उपाय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि जब सरकार कर में वृद्धि करता है तो व्यक्ति अपने कुल व्यय को कम करता है और उससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। बाकी आपको हम पहले भी बता चुके हैं मुद्रास्फीति क्या होता है, उससे संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं। आएंगे आज के अंतिम प्रश्न जो कि 20 नंबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य का कितना प्रतिशत करने को रखा गया है, यही पूछा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत, लेकिन कब तक का, 2025 तक का। तो ये रखा गया है 2.5%। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और इकोनॉमिक्स का ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक बनता है। चूँकि ये जो लक्ष्य रखा गया है उसमें से क्या है कि 2025 तक जीवन प्रत्याशा जो है 70 वर्ष करना है। 2025 तक 5 साल से कम उम्र की मृत्यु को घटाकर 23 करना है। 2025 तक नवजात मृत्यु दर को घटाकर 16 और मृत्यु जन्म दर को एकल अंक पर लाना है। फिर 2025 तक हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज ये सब से मृत्यु दर को 25% तक कम करना है। यही सब लक्ष्य के अंतर्गत रखा गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 वाला के अंतर्गत, जो कि 2025 तक पूरा करना है इन सभी लक्ष्यों को। तो आज के लिए सेशन में इतना ही। बाकी आप लोग से सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।